हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अपने अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, राहुल, रवि, कल्पेश, प्रियेश, क्षितिज। अ वेरी गुड इवनिंग सोनल। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करके एक बार कंफर्मेशन दीजिए। सभी लोग कंफर्मेशन दीजिए, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? चलो, बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ क्लियर। मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा और आपको जो क्वेश्चन सही लगेंगे आप उसका आंसर करेंगे ABCD, ठीक है ना। मैं साथ में आपके कमेंट्स भी देखता जाऊंगा कि आप लोग क्या आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा रैपिड फायर मोड पे लेके चलेंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना है। 30 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, कोशिश करना है कि 30 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन के आपके सामने यहाँ पे क्या है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज टू हाई, आपका एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दिस विल कॉज द करेंट इन द सर्किट टू। अगर आपके एमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो सर्किट में जो करंट होगी वो कैसी होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी स्टॉप, ऑप्शन डी फ्लक्चुएट। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैं अपने एमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर देता हूं तो उससे करंट क्या होगी? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है भाई, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट हमारी क्या होती है? कम होती है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो हमारा करंट यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा। वेरी गुड प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैम्पिंग ऑफ अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। कुछ लोग बोलेंगे सर गैल्वेनोमीटर आपने नहीं पढ़ाया। आपने बोला सर गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अरे भाई कुछ नहीं, PMMC को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, इतना याद रख लो। डैम्पिंग ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज केप्ट वेरी स्मॉल। हम बहुत कम रखते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के डैम्पिंग को। हम लोग क्या रखते हैं? बहुत कम रखते हैं। ऐसा हम क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए, टू मेक सिस्टम ऑसिलेटिंग। ऐसा कौन सा इंसान है जो चाहेगा सिस्टम को ऑसिलेट करे? तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन बी, इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन स्मॉल। आपका जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो कम हो इसके लिए। ऑप्शन सी, मेक द सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड। ऑप्शन डी, इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। ABCD आपके सामने चार ऑप्शन है ना। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बोलिए सभी। अगर हम अपने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के डैम्पिंग डैम्पिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं? कम रख रहे हैं। डैम्पिंग को कम रख रहे हैं, याद रखो। डैम्पिंग कम हो रही है तो टाइम क्या होगा? जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन होगा वो धीरे धीरे जाएगा कि फास्ट जाएगा? देखो, डैम्पिंग करती क्या है? अपोज करती है जो ऑसिलेशन आते हैं, ठीक है ना। जब ऑसिलेशन आते हैं उनको कम करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। मतलब हमारा जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन होगा वो लार्ज होगा, क्योंकि वहां पे डैम्पिंग इफेक्ट नहीं कर पाएगी, डैम्पिंग हमने कम लगाई है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या होगा? इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज। हमको जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन चाहिए वो ज्यादा चाहिए, उसके लिए हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पे डैम्पिंग क्या लगाते हैं? स्लो लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a popular method of increasing the range of AC instrument is use of। मतलब आपके सामने AC इंस्ट्रूमेंट है, उनकी रेंज बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? AC इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए जो पॉपुलर मेथड हम लोग देखते हैं वो कौन सी है? तो क्या बोलोगे आप सभी लोग? क्या होगी हमारी सबसे सही मेथड? बताइए।
हमारी सबसे सही मेथड कौन सी मानी जाएगी? संट संट का भी यूज करते हैं, मल्टीप्लायर का भी यूज करते हैं, एसी पोटेंशियोमीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर वो चीज है जिसके थ्रू हम एसी इंस्ट्रूमेंट का ही बस कर सकते हैं आपका रेंज एक्सटेंशन। संट के थ्रू हम डीसी का भी करते हैं और एसी का भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। जो बोलते होंगे ना कि अरे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है वो रेंज एक्सटेंशन में काम नहीं आता, तो उनको ये बोलना कि भाई काम आता है ना। एसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ही है। याद रखना, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीटी का। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीटी का। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस हैज मिनिमम लोडिंग इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट? 4 मीटर दिए हैं, इन 4 मीटर में से सबसे कम लोडिंग इफेक्ट किस में होगा? पीएमएमसी, सीआरओ, हॉट वायर, ईडीएम। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी से लेके हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है सीआरओ। इनका इनपुट इंपिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इनका सेंसिटिविटी बहुत हाई होगा, और सेंसिटिविटी हाई होने की वजह से इनका जो लोडिंग इफेक्ट होता है सबसे कम होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी सीआरओ। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सीआरओ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर डज नॉट एग्जिबिट स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स? इन चारों में से किसके पास स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स नहीं होता है? देखो पीएमएमसी का टीडी क्या होता है? बी ना। ओके, तो यही होगा आंसर फिर, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर नहीं आ रहा ना, मूविंग आयरन में आई स्क्वायर आता है, सबको पता है। ईडीएम में भी एमीटर और वोल्ट मीटर के इसमें आई स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, और हॉट वायर में भी हमारे पास आई स्क्वायर आता है। ये हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों का हमारा क्या होता है? स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स। हमसे पूछा नॉट, तो जो मूविंग कॉइल है मतलब जो पीएमएमसी है उसमें हमारा क्या होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है, उसमें स्क्वायर लॉ स्केल नहीं होती है। उसमें जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो लीनियर रिस्पॉन्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग इफेक्ट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट हैविंग। मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया कि जब सेंसिटिविटी ज्यादा होती है तो लोडिंग इफेक्ट कम होती है ना। तो यहां बोला कि लोडिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स आपकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है? कम है ना। लोडिंग इफेक्ट क्यों होता है? आपकी लो सेंसिटिविटी की वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। समझ में आई बात? समझ में आया सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। हाई सेंसिटिविटी नहीं होगा, ठीक है, इसका क्या होगा? लो सेंसिटिविटी होगा, है ना। लोडिंग इफेक्ट को हमको कम करना है ना, और कम करने के लिए सेंसिटिविटी, लोडिंग इफेक्ट को ज्यादा करना है तो सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम। अगर अपने सिस्टम में हम ओवर डैम्पिंग लगा दें, आपको याद होगा जब मैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा था, है ना, आपकी क्लास में, तो मैंने सबसे पहले आपको टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताए थे, और मैंने सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स बताए थे। उसी में एक रिस्पॉन्स था हमारे पास ओवर डैम्पिंग रिस्पॉन्स। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवर डैम्पिंग है ना, तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? ऑसिलेटिंग नहीं, ये हमारा कब होता है? क्रिटिकली डैम्प में। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, डेड भी नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, है ना। आपका जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है? आपका बिल्कुल स्लो। ठीक है ना। अगर आप अपने सिस्टम में ओवर डैम्पिंग लगाओगे, ज्यादा कर दोगे डैम्पिंग, तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसी का रिवर्स क्वेश्चन अभी आज की क्लास में कर चुके हैं कि अगर हम डैम्पिंग को कम करते हैं, अगर हम डैम्पिंग को कम करते हैं तो फास्ट हो जा रहा था, याद है आपको? थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि अगर हम डैम्पिंग को कम करेंगे तो रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला? ओवर डैम्पिंग, मतलब डैम्पिंग को हमने क्या किया? ज्यादा किया, तो उससे हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is essentially a permanent magnet moving coil instrument designed to be sensitive to extremely low current level? इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा समझो और पढ़ो। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन के एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियली अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोई इंस्ट्रूमेंट। पहले बताना कि इन चारों में से कौन सा आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनाया गया है बहुत लो करंट को सेंस करने के लिए, करंट में जो चेंज आया उसको सेंस करने के लिए। तो मल्टीमीटर तो नहीं हो सकता, ये वॉट मीटर भी नहीं हो सकता क्योंकि पीएमसी होता ही नहीं है, ये भी पीएमसी नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है हमारे पास, पीएमसी होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन। जो हमारा क्यू मीटर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ रेजोनेंस, सॉरी सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। तो इसका आंसर को पता है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, रेजोनेंस होता है ये सबको पता है, और सीरीज रेजोनेंस हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। और याद रखना क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वीसी अपॉन वी, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। जब मैंने क्वालिटी फैक्टर आपको पढ़ाया था, क्यू मीटर पढ़ाया था, तो बताया था कि हमने 2 वोल्ट मीटर लगाए थे, एक लगाया कैपेसिटर के क्रॉस, एक लगाया हमने सोर्स के क्रॉस। तो वीसी अपॉन वी हमको क्वालिटी फैक्टर की रीडिंग देता है। जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि यही आपको दिक्कत करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बहुत करा चुका हूं, दोबारा करा भी दूंगा, क्योंकि अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, टीयर 1 टीयर 2, है ना। तो टीयर 1 के हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, टीयर 2 के लिए न्यूमेरिकल में एक साथ करा दूंगा मैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लक्स मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज। फ्लक्स मीटर के केस में कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, हम नहीं लगाते, याद रखना, नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। फ्लक्स मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, मेगर, इनमें कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, तो क्यों लगाएं। तो इनमें कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग नहीं लगाते, नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, सी आंसर हमारा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज डन बाय। इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करनी। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। द स्टडी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस, किसके अक्रॉस, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दिया हुआ है उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टडी होगी वो कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग, याद रखना, उसको हम करते हैं स्पेक्ट्रम की जो एनालिसिस होती है वो हम करते हैं किसके थ्रू, स्पेक्ट्रम एनालाइजर के थ्रू। याद रखना इस चीज को कि स्पेक्ट्रम की जो हम लोग एनालिसिस करते हैं किसके थ्रू करते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइजर के थ्रू करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी सी। बफरिंग हो रही है क्या अभी, ठीक है, 1 मिनट में देखता हूं, बफरिंग हो रही है क्या, सभी लोग बताओ, अभी क्लियर है, सभी लोग एक बार बताएंगे। सोनल बोल रही है बफरिंग हो रही है, बाकी लोग कंफर्म करो। स्टिल 1 मिनट में देखता हूं, नहीं हो रही, अब ठीक है, बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही ये बात का कंफर्मेशन दे दो। अभी क्लियर है, चलो फिर अभी क्लियर हो गया, जल्दी हम लोग 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्ट रेशियो बॉक्स, इसको बोलते हैं वीआर बॉक्स, याद रखना ना, ज्यादातर क्वेश्चन में वीआर बॉक्स लिखा रहता है। वोल्ट रेशियो बॉक्स इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद, मतलब वोल्ट रेशियो बॉक्स हम किसके साथ यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ सभी लोग, हम लोग किसके साथ पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किसके साथ वोल्ट रेशियो बॉक्स यूज करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, याद रख लो, रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम वी आर बॉक्स का यूज करते हैं। वी आर बॉक्स मतलब क्या, वोल्ट रेशियो बॉक्स। ठीक है ना,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? आ 100 ओम रजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर है वो कैसा पोटेंशियोमीटर है? दैट इज अ रजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। ओके, इज यूज्ड विथ इनपुट सप्लाई वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है भाई, आपका जो इनपुट सप्लाई वोल्ट है कितना है? 10 वोल्ट। इफ द thermal resistance is 30 degree Celsius per watt and the ambient temperature is 40 degree Celsius, the temperature of the potentiometer is। कुछ लोग को ये क्वेश्चन नया लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कैसे सॉल्व करना। पहली बात तो देखो, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, इसके आसपास का जो एम्बियंट टेम्परेचर है कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना तो ऑलरेडी टेम्परेचर है। दूसरा बोला गया है कि इसका जो थर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। तो पहले आप क्या करोगे? देख लो कितना वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको कितना दिया? रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया है, तो आप यहाँ से निकाल लोगे पावर। पीक वोल्ट कितना हो जाएगा? V²/R। ठीक है ना? V कितना आपके पास यहाँ पे? 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा आपके पास? 100/100 कितना हो जाएगा? 1 वॉट। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पर वॉट है, तो 1 वॉट में कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये इसका होगा 30 डिग्री टेम्परेचर। इसका 40 है और 30 और आ गया, तो 40 + 30 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। सर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना, जब कभी भी हम किसी भी सिग्नल के स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? स्पेक्ट्रम एनालाइजर के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ये, स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपका मेजरमेंट का ही टॉपिक है। और कौन से मेजरमेंट का टॉपिक है? दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का क्वेश्चन नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का क्वेश्चन। तो याद रखना कि हम किसी भी सिग्नल के स्पेक्ट्रम की एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर। जैसे हमारा सीआरओ होता है ना, सीआरओ के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं, वैसे स्पेक्ट्रम एनालिसिस में एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल की स्पेक्ट्रम की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो सभी लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A Q meter is supplied with an oscillator of 500 millivolt आउटपुट वोल्टेज। मतलब ये आपके पास क्या है? एक जो सप्लाई वोल्टेज आप लगाए उसका वोल्टेज है। While testing an unknown inductor, the voltage across the variable capacitor of meter is 10 volt. तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टर इज, अरे भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? VC/V। तो कैपेसिटर वोल्ट कितना आपका? 10 डिवाइडेड बाय V कितना आपके पास? 500 मिली। जब मिली ऊपर जाएगा कितना? 1000 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, 20 वोल्ट। तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर होगा कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सिद्ध, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A Kelvin double bridge is best suited for the measurement of low resistance। ये तो सबको पता है भाई, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग कैल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी मेजर्ड बाय। अगर हमको है ना डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करना हो, कैपेसिटेंस के किसको मेजर करना हो? डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करना हो, तो हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है ना? ये बात याद रखना। हेज ब्रिज आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए है, मैक्सवेल ब्रिज भी आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए है, ये भी आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए है। लेकिन ये जो आपका शेयरिंग ब्रिज है ये कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, हेज ब्रिज। जब कभी हेज ब्रिज का नाम सुनो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो एच से याद रखो हाई। तो हेज ब्रिज आपका हाई क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, मतलब 10 से ज्यादा। याद रखना, जो 1 से कम होता है क्वालिटी फैक्टर वो आपका क्या होता है? लो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। 1 से 10 के बीच का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो मीडियम क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। और जो 10 से ज्यादा होता है ना, क्वालिटी फैक्टर जब 10 से ज्यादा होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 10 से ज्यादा अगर क्वालिटी फैक्टर है तो उसके लिए हम लोग हेज ब्रिज का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लो यार। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 30 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 30 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 30 के 30 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि न्यूमेरिकल नहीं, आपके थ्योरेटिकल है। एक दो क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल रख लिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं जिनमें आप मिस्टेक कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और आया, वैगनर अर्थ एसी ब्रिज सर्किट इज यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ। हम लोग वैगनर अर्थ एसी ब्रिज तो यूज करते हैं, तो हम लोग को पता है कि हम ये कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, कौन से इफेक्ट को इलिमिनेट करने के लिए वैगनर अर्थ कनेक्शन का यूज किया जाता है। तो मैंने बताया था आपका अर्थ कैपेसिटेंस, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, क्या बताया था आपका, अर्थ कैपेसिटेंस। तो एक अर्थ और कैपेसिटेंस मतलब पैरासिटिक कैपेसिटेंस टू अर्थ, इस इफेक्ट को इलिमिनेट करने के लिए हम लोग वैगनर अर्थ कनेक्शन लगाते हैं इन ऑल एसी ब्रिजेस। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज a change of 6 ohm in the unknown arm of the bridge produced a change in deflection of 3 mm of the galvanometer। तो भाई देख लो, आपको ये चेक करना है कितना चेंज यहां पे देखने को मिला। तो कितना आउटपुट है आपका mm पर ओम, तो कितना mm है आपके पास यहाँ पे, mm आपके पास कितना 3, और कितना रेजिस्टेंस आपका 3/6 mm पर ओम, कितना हो जाएगा 0.5 mm पर ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। मेगर, जब कभी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने की बात होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज ऑल्सो यूज इन एन ऑसिलेटर। इनमें से कौन से ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं ऑसिलेटर में, मैक्सवेल, शेरिंग, हेज, वेन ब्रिज। तो आपको बता दूं मैं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में और ऑसिलेटर में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा ब्रिज होता है आपका, वेन ब्रिज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसका हम यूज ऑसिलेटर में भी करते हैं, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आपने पढ़ा होगा एनालॉग में, हम लोग एक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में तो कितनी होती, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ओवर अ नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। आपके पास दो मीटर हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर और एक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूज करने के लिए बोला जाए तो ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो आप बोलोगे। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा पावर कंजम्पशन लो होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ 0.5245 ऑन 1 वोल्ट रेंज ऑफ 4.5 डिजिट वोल्टमीटर। कैसा वोल्टमीटर है, 4.5 डिजिट का वोल्टमीटर है। देखना 1 2 3 4 और हाफ है, मतलब ये डिजिट। इसमें आपका क्या होता है, डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, तो ये आपका क्या रीड करेगा, 0 रीड करेगा। तो ये आपका ब्लो करके तो हो जाएगा 5245। तो आपकी रीडिंग क्या होगी, 0.5245। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे, हमने 25 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन क्या है, लिसाजियस पैटर्न कैन बी यूज टू डिटरमाइन। जो लिसाजियस पैटर्न हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, सीआरओ में। तो वो आपका यूज होता है किसके लिए, दो चीज के लिए, एक होता है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और दूसरा होता है आपका फेस मेजरमेंट। तो देख लो, फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेस शिफ्ट। हमारा ये यूज होता है किसके लिए, फेस शिफ्ट मेजरमेंट के लिए हमारा लिसाजियस पैटर्न यूज होता है। ठीक है ना, तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। हमने आज अगेन
25 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये जो हमारी स्पीड है वो रैपिड फायर स्पीड है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। क्लास की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि अभी है ना हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है किस टाइम पे, 8:30 PM पे, जहां पे हम लोग मेजरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल से आपका मॉर्निंग में क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्लास क्या होगी वो अभी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन हो जाएगा। व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कल से आपका कौन सा पार्ट को हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, क्या आप लोग रिवीजन में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप लोग प्रैक्टिस सेशन में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप लोग कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, उस चीज को लेके हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वो डिस्कशन हम लोग अभी व्हाट्सएप पे कर लेंगे। 8:30 PM पे इस टाइम पे जो क्लास होगी वो आपकी होगी प्रैक्टिस सेशन, जो आपका मेजरमेंट का चल रहा है। 2-3 क्लास और लगाएंगे, 5 क्लास हो गई हैं, 2-3 क्लास और लगाएंगे, मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया सब्जेक्ट पकड़ लेंगे 8:30 PM पे। और मॉर्निंग में जैसा आप बोलोगे रिवीजन तो रिवीजन भी कर सकते हैं, और साथ में अगर बोलोगे प्रैक्टिस सेशन तो प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग बोलो नया सब्जेक्ट तो नया सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप बोलोगे वह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।